हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवांस मैथ। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेके जो भी कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.5 में उसको कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले जो पार्ट 2 था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया था यहाँ तक। ठीक है, अब आज नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 19 तक है, तो यहाँ से लेकर हम क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 19 तक इस वीडियो में या इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो भी बच्चा, मैं बार बार कहता हूँ, जो भी बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, इससे पहले सारे एक्सरसाइज को सॉल्विंग जो कि एक्सरसाइज 9.1 से लेकर 9.5 तक का पार्ट 2 तक, 9.5 पार्ट 2 तक सॉल्व पड़ा इस पर है, अपलोडेड है, आप उस पर जाके देखिए। आज हम पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 3 पे हम क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको डिफरेंशिएशन का जानना है तो ये भी सारी वीडियोज इस पर पड़ी हुई हैं, आपको जाके देखना है और अपने अकॉर्डिंग उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है यहाँ से, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन द एक्सरसाइज 13 to 15 फाइंड अ पार्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। मतलब जैसा अभी तक हम पहले करते हुए आए हैं वही सेम चीज़ करना है। एक आपको इक्वेशन दिया जाएगा, उस पर आपको कंडीशन दी जाएगी और ऐसा आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है जो उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए उसका जनरल सोल्यूशन निकाल के दे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, हम यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, और कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, ये आपका कंडीशन है और आपका इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है उस फॉर्म पे कि ये जो जनरल सोल्यूशन आया वो गिवन कंडीशन को, यानी y बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 3 को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किस फॉर्म पे है। तो आप जाहिर सी बात है, आप देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फॉर्म पे है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा भी है ये। तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करें, थोड़ा हम इसको सही से लिख दें, अगर हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2 tan x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो पी एक्स इज इक्वल टू 2 tan x और क्यू एक्स इज इक्वल टू आपका आया साइन एक्स। ठीक है, यही तो आएगा ना, क्यू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स था, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखा, अगर इस फॉर्म पे आप चेंज करो तो। ठीक है, आपको सबसे पहला टर्म क्या होता है, मैंने बार बार बताया है कि आपको सबसे पहले आई एफ निकालना है, जिसको इंटीग्रल फैक्टर कहते हैं। आई एफ कैसे निकालोगे आप, ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। ठीक है, आई एफ इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। तो पी एक्स क्या है आपका 2 tan x, यहाँ पे अगर आप ऐसे देखो, इसे लिखते हैं ऐसे, आई एफ इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से टू कांस्टेंट टर्म है, मैंने बार बार कहा है, अगर यही कांस्टेंट टर्म चाहे जिसमें हो, डिफरेंशिएशन में होगा या इंटीग्रेशन में होगा, कांस्टेंट टर्म बाहर होता है। ठीक है, तो 2 बाहर कर लो, ई 2 tan x, तो tan x को हम sin x अपन cos x लिख सकते हैं ना, क्योंकि डायरेक्टली tan x पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है, होता है log sec x होता है, लेकिन हम इसको अभी यहाँ इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं sin x अपन cos x का। ठीक है, तो अगर ऐसे आप निकालना हो तो लेट cos x इज इक्वल टू टी, तो इसका मतलब माइनस साइन एक्स डी एक्स, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो बराबर आएगा डी टी, यानी कि साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। यही तो होगा, माइनस डी टी होगा, यही तो हुआ ना भैया यहाँ पे। अब एक बताता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ इसको, अभी आप समझ जाओगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ई टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी इंटू माइनस डी टी, ये तो होगा ना, तो माइनस डी टी बाहर ले लो, आई एफ इज इक्वल टू ई पावर माइनस 2, और ये देखो 1 अपॉन टी होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी हो गया लॉग टी, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं लॉग टी, और टी की वैल्यू क्या मानी थी हमने, कॉस एक्स मानी थी। ठीक है, तो रख दो कॉस एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो इस जगह पे, तो ये जो माइनस वाला आपका कॉस एक्स है, ये जो -2 है उधर चला जाएगा, यानी पावर बन जाएगा इसका ई पावर लॉग कॉस एक्स का पावर -2। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सिंस एन लॉग एम इज इक्वल टू लॉग एम पावर एम। ठीक है, अब यहाँ से देखो, सिंस ई पावर लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब आई एफ बराबर आपका क्या निकला, आई एफ बराबर आपका निकला कॉस एक्स का पावर -2, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी आई एफ बराबर इतना निकला, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सारा सीन यहीं पे है, आई एफ निकालने में है। अब हम आते हैं जनरल सोल्यूशन पे। ठीक है, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या है भैया, जनरल सोल्यूशन कहता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू वाई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, सॉरी ये चलो इसको लिख देते हैं, साइन एक्स
इंटू 1/cos² dx प्लस सी। अगर आप ध्यान से देखो इस जगह इस चीज़ को, तो हम इसके नीचे भी कॉस लिख सकते हैं ना, ये कॉस हटा के यहाँ भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे ऐसे देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ से देखते रहिएगा, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y इंटू 1/cos² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन कॉस x और इंटू 1/cos x, ठीक है, dx प्लस सी। अगर आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, तो यहाँ पर tan x इंटू sec x लिखा है, ठीक है, तो y इंटू 1/cos² इज इक्वल टू ये आपका हो गया tan x इंटू sec x, ठीक है, dx प्लस सी। अब देखो हम जानते हैं कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है आपका sec x के बराबर, ठीक है, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन है वो sec x होता है। हमने डायरेक्टली लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने y इंटू, अब इसको आप अगर चाहो तो ये जो cos² x लिखा है इसको आप sec कर दो, क्योंकि यहाँ की वैल्यू sec में आ रही है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको रख दो sec² x और इक्वल टू इधर आपका क्या बचा sec x प्लस सी। अब आप इधर लेके चले आओ अगर इस चीज़ को लेके, ठीक है, इस sec² x को इधर भेज दो आप, तो ऐसे होगा, देखो y इज इक्वल टू sec x अपॉन sec² x और प्लस सी अपॉन sec² x, यही तो होगा ना। एक सेक से ये वाला ऊपर वाला सेक कटा, तो इधर क्या बचा 1/sec बचा, तो इसको हम cos लिख सकते हैं, cos x प्लस सी, और ये भी 1/sec² x, तो इसको हम cos² x कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब आपको यहाँ से क्या करना है, कंडीशन को अप्लाई करना है, तो क्या करो आप अप्लाई कंडीशन करो, अप्लाइंग कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन आपका क्या है भैया, कंडीशन आपका है y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/3, यानी y की वैल्यू 0, यानी यहाँ रखो 0 इज इक्वल टू cos π/3 प्लस सी इंटू π/3, क्योंकि cos² π/3 था ना, सॉरी यहाँ पे लिख देना चाहिए cos² π/3, ठीक है। अब देखो π/3 जो लिखा है, यानी कि कॉस, ये लिखा है cos 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है, तो यानी cos 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, और प्लस सी इंटू 1/2, ये भी लिखा, लेकिन इसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, ये उधर चला गया -1/2, और इधर क्या बचा c/4, क्योंकि 1/2 का 1 उससे मल्टीप्लाई हुआ c हो गया, और नीचे 4 हो गया, ठीक है, तो 2 1 जा 2 तो 2 जा 4, ठीक है, तो c बराबर कितना बचा, c बराबर आपका है -2, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 है। जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए c की वैल्यू रख दो, ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ c, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो, तो y इज इक्वल टू cos x -2 cos² x, ये हुआ आपका जनरल सोल्यूशन उस पार्टिकुलर कंडीशन को अप्लाई करने के बाद। समझ में आया, तो यहाँ से ये आपका हुआ आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको सबसे पहले एक चीज़ देखो कि किस फॉर्म पे है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, आपको वो देखना है, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे ये करो कि IF निकालो, फिर जनरल सोल्यूशन लिखो, फिर वहाँ से आपको धीरे धीरे आता जाएगा, अपने आप ही करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आसान रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, चलो यहीं से समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन 14 है 1 + x² dy/dx और प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/1 + x², ठीक है। और आपको कंडीशन दिया गया है y इज इक्वल टू 0 1 x इज इक्वल टू 1, ये आपकी कंडीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान से अगर देखो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है dy/dx प्लस y इज इक्वल टू q, ठीक है, यही तो होता है ना, प्लस y इज इक्वल टू q। तो जो px होता है या pxy इज इक्वल टू q, तो यहाँ पे तो आपको px बन जाएगा, लेकिन इसको dy/dx हटाने के सबसे पहले क्या करो कि डिवाइड बाई 1 + x² इन होल इक्वेशन, ठीक है, डिवाइड करोगे तभी तो डिफरेंस, तभी तो ये बनेगा ना स्टैंडर्ड फॉर्म पे। तो क्या बनेगा dy/dx प्लस 2x/1 + x² इंटू वाई, और इधर क्या बचा 1/1 + x² इंटू का, क्योंकि ये इससे डिवाइड होगा तो नीचे ही आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो px इज इक्वल टू आपका आएगा 2x/1 + x², और qx आपका जो आएगा वो आएगा 1/1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको IF निकालना है, तो IF कैसे होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x² px dx होता है, तो px की वैल्यू कितनी है 2x/1 + x²। यहाँ से भी आप देखो तो लेट 1 + x² इज इक्वल टू t, तो 2x dx बराबर dt, ठीक है, यही तो होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, यानी log t आएगा,
यानी ई पावर लॉग, और टी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो। सिंस ई पावर लॉग एफ एक्स, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ आई एफ बराबर आपका क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, यही तो आया। यहाँ पे क्लियर करो इसको, खत्म हो गया खत्म। यहाँ पे आई एफ की वैल्यू निकल आई, इंटीग्रल फैक्टर आपका निकल आया। तो जनरल सोल्यूशन क्या है भैया, जनरल सोल्यूशन जो आपका है वो क्या है, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, यही तो है। तो वाई की वैल्यू डायरेक्टली वाई की वाई ही रहेगी, और आई एफ कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स प्लस सी। तो इससे ये वाला कटा, सिर्फ यहाँ नीचे एक बचेगा, ठीक है। तो वाई इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका बचा सिर्फ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक आया। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिर्फ वाई की वैल्यू बचाओ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये गलत लग रहा है कि यहाँ पे आई एफ की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आई एफ की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये नहीं होगा नीचे, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा मुझे लग रहा है लिखने में गलती हो गई, ठीक है। ये आई एफ की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर थी, हमने थोड़ा लिखने में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया था, क्योंकि इधर वाला था ना, तो वही थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू रखो डायरेक्टली। आपको आप देखो यहाँ से आपको कंडीशन अप्लाई करना है, तो कंडीशन क्या है भैया, यहाँ से अगर मैं थोड़ा क्लियर लिख दूँ तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आपके पास कंडीशन क्या है, मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ से कंडीशन आपकी है y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस सी, ठीक है। तो tan इनवर्स 1, इसका मतलब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको π/4 लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स tan π/4। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था कि इसका जो इनवर्स होता है वो 1 हो जाता है, ठीक है, इसका जो होता है कॉम्बिनेशन 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 इज इक्वल टू π/4 प्लस सी, तो यानी सी इज इक्वल टू माइनस π/4, यही तो हुआ। ये इक्वेशन 1 हुआ। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू रखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस π/4, क्योंकि c की वैल्यू माइनस π/4 थी, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्लियर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी, वो हमने 1/, में कर दिया था, आपको 1/, नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आई एफ आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकला है। 15 क्या है, dy अपॉन डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। कंडीशन क्या है भैया आपकी, y इज इक्वल टू 2 फैन x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। ये आपकी कंडीशन दी है, गिवन हुई कंडीशन, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखा ही है, ठीक है। आपका ये जो है y, तो इसका मतलब -3 कॉट जो होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म dy अपॉन dx होता है, तो इसका मतलब माइनस जो 3 कॉट है वो क्या होगा आपका, एक मिनट को, -3 कॉट एक्स जो होगा आपका px होगा, ठीक है। तो px बराबर कितना है, -3 कॉट एक्स, और qx कितना आएगा, साइन 2x। क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म पे, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू एक्स, तो यहाँ पे माइनस लगा ना, तो माइनस कॉट एक्स आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म लेने के बाद, कंपेयर करने के बाद, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमें आई एफ निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ -3 कॉट एक्स पी एक्स डी एक्स होता है ना, -3 बाहर ले लो, और इसको कॉट एक्स को हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। वही सेम चीज़ आएगा जैसे अभी हमने tan का निकाला था ना, मान लो इसके बराबर t मान लो, ठीक है। क्या करो कि साइन एक्स बराबर t मान लो, तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी आएगा 1/t, यानी कॉस जो कॉट एक्स की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी लॉग साइन एक्स, ठीक है। जैसे अभी निकाला था हमने ना, साइन एक्स बराबर t मानते तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी आता, तो इसका मतलब 1/t, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग t, जैसे यहाँ पे हमने निकाला था इस जगह पे, ये यहाँ पे ये साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे हमने कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स बराबर माना था, ऐसे कॉस एक्स साइन एक्स है तो हमने हम इस बार साइन एक्स बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा लॉग साइन टी, यानी e पावर -3 लॉग साइन टी,
साइन एक्स, ठीक है। यानी आई एफ इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ई पावर लॉग साइन एक्स माइनस थ्री, पावर माइनस थ्री। अब आप इसको हटा दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो सिर्फ आपका आएगा साइन एक्स का पावर माइनस थ्री। और डायरेक्टली अगर आप लिखना चाहो इसको, तो आई एफ इज इक्वल टू 1 साइन क्यूब एक्स। ये हुआ आपके आई एफ की वैल्यू, यहाँ तक निकला, ठीक है। जनरल सोल्यूशन क्या है इसका? जनरल सोल्यूशन क्या निकलेगा भैया? जनरल सोल्यूशन निकलेगा वाई इंटू आई एफ, फिर इंटीग्रेशन क्यू एक्स डी एक्स, क्यू एक्स आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो वाई की वैल्यू आई और आई एफ की वैल्यू कितनी है? 1 साइन क्यूब एक्स, 1 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स। तो क्यू एक्स कितना है? क्यू एक्स आपका है साइन 2x, साइन 2x इंटू 1 कॉस क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सी। अब देखो साइन 2x को हम 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे देखो, सिंस साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपने पढ़ा था ट्राइगोनोमेट्री में, ठीक है, 9th और 10th में इसको पढ़ा था, ठीक है। तो हम चाहे तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, वाई इंटू 1 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये साइन से ये साइन कैंसिल आउट, 2 बाहर कर लो, तो वाई इंटू 1 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2 आप बाहर कर लीजिए। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे साइन 2 बार है ना, जैसे इसके बाद पिछली बार हुआ था, ऊपर साइन था, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, कॉस एक्स अपान साइन एक्स और इंटू 1 साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब आप इसे अगर देखो तो कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स लिखा है, 1 साइन क्यूब एक्स बराबर 2, ये आपका लिखा है कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स प्लस सी। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कॉसेक एक्स लिख दीजिए आप उठा के फटाफट, ठीक है। तो y इंटू 1 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू -2 कॉसेक एक्स प्लस सी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉसेक एक्स होता है, ठीक है, कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आप ऐसा करो कि इसको उधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, ऐसे करेंगे, y इज इक्वल टू -2 कॉसेक को हम 1 साइन कर सकते हैं ना, 1 साइन एक्स प्लस सी और इंटू साइन क्यूब एक्स, ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको आप करो सही, तो ये बचेगा आपका y इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक्स क्यूब साइन क्यूब आएगा तो इस साइन से एक कटेगा तो साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, और प्लस सी साइन क्यूब एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आपको कंडीशन अप्लाई करना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है आपकी? कंडीशन आपकी कितनी भैया? कंडीशन आपकी है y इज इक्वल टू 2 एक्स बराबर पाई बाई 2, y इज इक्वल टू 2 एंड x बराबर पाई बाई 2, यही तो है ना कंडीशन, ठीक। तो इसका मतलब y बराबर 2 रखो, और यहाँ पे क्या रखें -2, और x की वैल्यू पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस सी इंटू फिर वहाँ 1 तो 1 का क्यूब, तो इसका मतलब 1 ही आएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो इसका मतलब c क्या हुआ? इधर हुआ 2 इज इक्वल टू -2 प्लस सी, तो c बराबर आपका है 4 यहाँ से, ठीक है। ये उठा के आप यहाँ पे रखिए, कहाँ गया भाई, ये है इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स, और इसको थोड़ा ढंग से लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे 4 साइन क्यूब एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स। ये हुआ आपका आंसर, y की वैल्यू ये आएगी लास्ट में, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भैया? रुकिए एक बार पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा ये वर्ड प्रॉब्लम तरीके से है कुछ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन that the slope of the tangent of the curve at any point x, y is equal to the sum of the coordinates of the point। मतलब आपसे ये कहा गया कि कोई एक स्लोप है, ठीक है, जो किसी भी टेंजेंट के पॉइंट x और y पे क्या करता है, उसका जो सम के
इक्वल होता है, यही तो है ना, जो किसी भी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट एक्स और वाई के सम के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, देखो किसी भी स्लोप का जो टेंजेंट होगा उसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो डिनोट करेंगे ना। तो ऐसे देखो, इसको लिखना, ऐसे लिखना, द स्लोप, मैं ऐसे लिखवाता हूँ, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू अ कर्व एट एनी पॉइंट, जो आपका पॉइंट है वो एक्स कॉमा वाई है ना, एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज गिवन बाई, उसको ऐसे ही तो कहेंगे ना, इज गिवन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे जो किसी कर्व का जो स्लोप होगा वो डी वाई अपॉन डी एक्स से ही तो कहा जाएगा उसको, अगर एक्स और वाई पे है तो। और आपसे एक चीज़ और कही गई है कि ये जो प्रॉब्लम क्या कहता है, प्रॉब्लम ये कहता है कि जो टेंजेंट है आपका, जो प्रॉब्लम मतलब जो क्वेश्चन है आपका ही तो कहता है ना कि टेंजेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, यही तो कह रहा है ना कि जो टेंजेंट है वो क्या है, उसके सम के मतलब जो पॉइंट दिया गया है उसके कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट के सम के बराबर है। इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यही तो कह रहा है ये। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, अब ये आप ऐसे मान लो कि ये आपका क्वेश्चन बना। ठीक है, और एक चीज़ आपको और दी गई है, आपको ये कहा गया है लास्ट में, देखो आप ध्यान से, अगर आपसे ये कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब आपको एक कंडीशन दी गई है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कैसे दी जाएगी। एक्स और वाई की वैल्यू ये है कि जो कर्व है इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब आपको जो एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है वो जब ओरिजिन से जाएगी तो इसका मतलब 0,0 से ही तो जा रहा है ना, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0। अगर कोई भी कर्व ओरिजिन से जाएगा तो एक्स और वाई की वैल्यू 0,0 होगी ना, मतलब कंडीशन भी आपको मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ से शुरू करो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो पी एक्स बराबर अगर आप कंपेयर करो यहाँ से तो -1, और क्यू एक्स बराबर अगर आप कंपेयर करो तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। समझ में आया भैया? चलो, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप ध्यान से देखो, यहाँ से आपको आई एफ निकालना है। तो आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 डी एक्स, तो आपका आएगा आई एफ इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, और जनरल सोल्यूशन क्या है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, यही तो है ना जनरल सोल्यूशन। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू -x और इज इक्वल टू क्यू एक्स की वैल्यू x इंटू आई एफ की वैल्यू -x ई पावर -x डी एक्स प्लस सी। अब आप अगर ध्यान से यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको आइलेट रूल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं कि डायरेक्ट कर पाओ आप। आइलेट लगाने के बाद जो आपका एफ एक्स होगा वो एफ एक्स होगा आपका एक्स, क्योंकि ये एक्स जो है अलजेब्रिक फंक्शन है वो पहले आएगा, इसलिए मतलब एफ एक्स आपका एक्स होगा, और क्यू एक्स जो आपका होगा वो होगा ई पावर -x। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन के बाद आता है, इसका मतलब दूसरा फंक्शन होगा। तो आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू क्यू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, फॉर्मूला ये तो होता है ना, एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स, ये डी एक्स यहाँ पे और डी एक्स एक बाहर। ठीक है, तो एफ एक्स हमने क्या माना था, एक्स माना था, तो लिखते चलो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई पावर -x, यही तो हम कहेंगे ना। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लो कि वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ से। तो आई इज इक्वल टू हमने यहाँ पे जो रखा, तो x क्या है, एफ एक्स कितना है, x है, तो हमने एफ एक्स एक्स और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, ई पावर -x का होता है ई पावर -x अपान -1 और माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, 1 इंटू ई पावर -x अपान -x, यही तो होगा ना भाई। अगर आप ध्यान से देखो तो ये माइनस इस माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि i इज इक्वल टू -x इंटू ई पावर -x, और पॉजिटिव क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई पावर -x का भी डिफ्रेंसिएशन बचा है। तो अगर आप ध्यान से इसको देखो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो -x इंटू ई पावर -x, और ये आपका हो जाएगा -e पावर -x। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको बाहर ले लो, कॉमन ले लो, या रहने दो भाई, यहीं छोड़ दो, ये आई की वैल्यू आई। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में मतलब इसका जो डिफरेंस, इसका जो इंटीग्रेशन हुआ, इसका इंटीग्रेशन हुआ तो यही तो आया ना,
माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स इन माइनस ई पावर माइनस एक्स, यही तो है ना। तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो इक्वेशन वन में। तो कैसे रखेंगे? इक्वेशन वन क्या है? इक्वेशन वन क्या है आपका? इक्वेशन वन यही तो है ना कि y इंटू ई पावर माइनस एक्स और इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी, यही तो होगा ना। अगर आप चाहो यहाँ से तो आप c कॉमन ले लो, c अगर आप चाहिए तो c आप कॉमन ले लीजिए, सॉरी c कह रहा हूँ, ई पावर एक्स माइनस में कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस एक्स, तो अंदर क्या बचा? एक्स प्लस वन और इधर बचा सी। अब इस ई पावर एक्स को इधर लेके चले जाओ तो क्या बनेगा? ई माइनस ई पावर माइनस एक्स अपान एक्स प्लस वन और अपान ई पावर माइनस एक्स और प्लस सी अपान ई पावर माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल आउट, तो इधर बचा क्या? माइनस एक्स प्लस वन और प्लस सी इंटू ई पावर एक्स, क्योंकि ये नेगेटिव था ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको कंडीशन लगाना है, ठीक है, अप्लाइंग कंडीशन। तो आपको कंडीशन क्या बताया गया था? चूंकि ये जो कर्व था वो ओरिजिन से होके जाता था, इसका मतलब x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे रखो x और y की वैल्यू जीरो, ठीक है। तो जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका बचेगा माइनस वन, ठीक है, माइनस वन और प्लस c इंटू ई पावर जीरो, तो उधर चला जाएगा जीरो, जीरो हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। ये उधर हो गया, वन हो गया, तो यानी वन इज इक्वल टू सी और ई पावर, तो आपने सुना है ई पावर जीरो इज इक्वल टू वन, यानी किसी भी एग्जेब्रिक फंक्शन है किसी भी पावर पे अगर उसका पावर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू वन होती है। तो यानी सी की वैल्यू कितनी आई? वन आई, इक्वेशन टू मान लो इसको। तो पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू में उसकी वैल्यू रखो, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? वाई बराबर आया माइनस एक्स माइनस वन प्लस ई पावर माइनस एक्स, तो इधर आप लेके चले जाओ पूरे को, तो इधर क्या बनेगा? इधर आपका बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल, ठीक है। यहाँ पे शायद वीडियो बीच में कट हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका? एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, तो 17 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपका? कहता है कि फाइंड द इंटीग्रल फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रल फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो कि ये है जनरल सॉल्यूशन, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म पे है कि नहीं है? नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स में मल्टीप्लाई है, तो इसको क्या करो? डिवाइड बाई एक्स इन इक्वेशन होल इक्वेशन। तो आप डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा आपका? डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टू एक्स, यही तो बनेगा ना आपका। तो अगर आप पी एक्स यहाँ से कंपेयर करो तो पी एक्स आपका आएगा माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। आप आई एफ कैसे निकालते हो यहाँ से देखो ध्यान से। आई एफ आप निकालने के लिए क्या करते हो? आई एफ निकालने के लिए करते हो इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, यही तो करते हैं ना आप। तो आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपान एक्स डी एक्स, तो वन अपान एक्स जो होगा बाहर हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आपका? सिर्फ लॉग एक्स, यही तो होगा ना भैया। ई पावर माइनस माइनस लॉग एक्स, ये तो होगा ना। तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ई पावर लॉग एक्स पावर माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ई एफ इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस वन, यानी आई एफ इज इक्वल टू वन अपान एक्स, ठीक है। अब वन अपान एक्स आप देखो किस पे है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है वो क्या है? करेक्ट है। ये समझ में आया कैसे मैंने वन अपान एफ लेके आया? देखो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस यहाँ पे था ना माइनस वन अपान एक्स, तो वन अपान एक्स माइनस बाहर हो जाएगा, वन अपान एक्स का होता है लॉग एक्स, ठीक। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 19 आपका कहता है इंटीग्रल फैक्टर, फाइंड द इंटीग्रल फैक्टर, सॉरी 18, फाइंड इंटीग्रल फैक्टर ऑफ, ठीक है, आपका है वन वाई वन माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई, तो चलो, और प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई। बहुत अच्छा, ध्यान से देखना आप इसको। इस बार डी एक्स अपॉन डी वाई है, इसका मतलब यहाँ पे x होना चाहिए। मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन पहले हमने देखा था, एक दो क्वेश्चन देखा है हमने ऐसा, ठीक है। तो क्या करो कि डिवाइड बाई वन माइनस वाई स्क्वायर इन एक होल इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ना। तो क्या बनेगा? डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर और इंटू एक्स इज इक्वल टू ए वाई। अगर यहाँ पे हाथ से कंपेयर करो, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई पे था, तो इस बार पी वाई आपका कितना आएगा? पी वाई आपका जो आएगा वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर, और क्यू वाई जो आपका आएगा वो आएगा ए वाई, ठीक है।
फिलहाल क्यू वाई की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो आई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई डी वाई। ठीक है, तो आई एफ बराबर क्या है भैया, ई इंटीग्रेशन ऑफ वाई अपॉन 1 - y² dy। ठीक है, ये तो होगा ना। लेट 1 - y² इज इक्वल टू टी, तो -2y dy इज इक्वल टू डी टी, यही तो होगा ना भैया। तो हो जाएगा आपका, यहाँ से आप अगर देखो तो y dy इज इक्वल टू -dt/2। ठीक है, यहाँ पे रख दो आप -dt/2, यहाँ पे रखिए। तो आई एफ इज इक्वल टू क्या आया, ई इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू -dt/2। तो आप अगर ध्यान से इसको देखो तो आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/t आप बाहर ले लो, इधर क्या हो जाएगा 1/t इंटू डी टी, तो 1/t dt log t लिखा है। तो आई एफ इज इक्वल टू ई पावर log -1/t बाहर रहेगा log t। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, आई एफ इज इक्वल टू ई पावर log t का पावर -1/2। तो ये log t सिर्फ बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा log t। तो आई एफ इज इक्वल टू, ध्यान से अगर आप देखो तो log t, यानी log t को हटाओ, t पावर -1/2, तो इसका मतलब t पावर 1/2, और t की वैल्यू कितनी है 1 - y², यानी कि आई एफ इज इक्वल टू √1 - y²। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1/2 था पावर में, t की वैल्यू नहीं रखी। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा ऐसा है, ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने क्वेश्चंस को देखे, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, इस पार्ट में आज एक्सरसाइज 9.5 खत्म। शायद डिफरेंशिएशन का ये लास्ट टॉपिक था, यहाँ से खत्म। अब हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम इंटीग्रेशन का 2-4 टॉपिक ऐड करेंगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो जो भी बच्चा, देखो बच्चा, चैनल का नाम है विमांस मैथ। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस पर डिफरेंशिएशन के सारे टॉपिक ऐड हुए हैं। ठीक है, आप देखना ध्यान से, जो भी बच्चा नया नया है उसको पहले जाके डिफरेंशिएशन के सारे टॉपिक ऐड कर ले, धीरे धीरे सारे टॉपिक देख ले। एक्सरसाइज पे 9.1, 9.2, 9.3 पार्ट वाइज भी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 9.4 और 9.5 यहाँ तक सॉल्व है। इससे पहले जो आपका डिफरेंशिएशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर है, एक्स पावर एन या जो जनरल सोल्यूशन था वो भी सब है, फार्मूले से लेके सारे टॉपिक यहाँ पे ऐड हुए हैं। ठीक है, जो भी बच्चा नया नया इसको देखना है, बार बार कह रहा हूँ कि जाके आप इसको देख लीजिए। कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन दीजिए, जो नया क्वेश्चन हो मैं उसको भी सॉल्व करूँगा, जिससे आपका भी फायदा हो और बच्चों का भी फायदा हो। ठीक है, चैनल का नाम है विमांस मैथ। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्द से जल्द एक नई टॉपिक को लेके, क्योंकि यहाँ आज डिफ्रेंशिएशन खत्म होता है इस टॉपिक में। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एक्सरसाइज 9.5 तक एनसीईआरटी का। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, टेक केयर और मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।